हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर बच्चे हमारा बेस्ड रहेगा दैट इज एनवायरनमेंट के पास्ट ईयर क्वेश्चन से। कल हमने कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, दे वर मेनली फ्रॉम 2019 मेंस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चे अगेन इट इज कोर एनवायरनमेंट। अगर कल का लेक्चर आपको याद हो तो हमने एनवायरनमेंट को दो भागों में डिवाइड किया था। द फर्स्ट पार्ट वाज कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड द सेकंड पार्ट वाज हिमाचल स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। सो आज का लेक्चर भी बच्चे हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट पे रहेगा। सो द टारगेट टॉपिक विल बी कोर एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट्स। आज के हम टारगेट क्वेश्चंस देखते हैं। जनरली जो आज के क्वेश्चंस है दे आर फ्रॉम 2018 मेंस। पहला क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रामसर वेटलैंड कन्वेंशन। देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है। अगेन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही मेन फीचर्स बताने हैं रामसर वेटलैंड कन्वेंशन के। अब देखिए अगर आपको रामसर वेटलैंड कन्वेंशन नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इफ यू नो वेटलैंड एज अ कोर कॉन्सेप्ट तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम एड्रेस करेंगे, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, हमारे इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो एग्जिस्ट करता है दैट इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। उसके हमें सेलिएंट फीचर्स बताने हैं। ठीक है जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस पैरामीटर्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ EIA। अब प्रोसेस ऑफ EIA, पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए EIA क्या है, दैट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अगर याद हो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो EIA है उससे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बीट 8 मार्कर बीट 4 मार्कर। ठीक है, ये 20 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखिए 20 मार्कर कैसे बनेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ड्राफ्ट 2006 के रूल्स थे और जो ड्राफ्ट 2020 के रूल्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो ये 20 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकता है, यह हो सकता है कि इसकी शॉर्टकमिंग्स बताइए। EIA में जो भी शॉर्टकमिंग्स है, मतलब इसकी जो लूप होल्स हैं वो आप बताइए। तो अगेन ही 20 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। सो जो बच्चे मैंने आपको इसके साथ PDF प्रोवाइड की है वो जरूर रीड करिए, वहां पर मैंने आपको शॉर्टकमिंग्स वगैरह सब कुछ लिख के दिया है जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम EIA। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन which is the main features of Ramsar Wetland Convention। अब डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल है बच्चे, what लिखना है, so you have to write the main characteristics। किसकी मेन फीचर्स लिखने हैं, किसके बच्चे, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन के। अब देखिए यहां पर कोर कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट का कोर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज वेटलैंड। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, वेटलैंड की डेफिनेशन, सिंपल। ठीक है। सो डायरेक्टिव सिंपल है बच्चे, व्हाट, सो यू हैव टू एक्सप्रेस इंक्वायरी अबाउट द नेचर, वैल्यू ऑफ और द ऑब्जेक्ट और द मैटर। इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चे, आप लिख सकते हैं वेटलैंड की डेफिनेशन। Wetland are the areas where water is the primary factor controlling the environment and the associated plants and animals। अब देखिए wetland का मतलब ही क्या है, वो land that is saturated with water। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो भी स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगे दे विल बी वाटर टॉलरेंट, और जो भी वहां की फौना एग्जिस्ट करेंगी, फौना मतलब एनिमल्स जो एग्जिस्ट करेंगे, दे विल ऑल्सो बी अडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या है, द वेटलैंड्स कैन बी डिफाइंड एज लैंड्स ट्रांजिशनल बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। अब आप देखिए वेटलैंड वो एरियाज हैं जो एक ट्रांजिशन जोन बनाते हैं। अब ट्रांजिशन जोन किसमें बच्चे, एक तरफ टेरेस्ट्रियल है मतलब लैंड है, और दूसरी तरफ क्या है, एक्वाटिक और दी मरीन लाइफ। तो यहां पर ये जो बीच का एरिया एग्जिस्ट करता है दैट इज योर वेटलैंड। ठीक है जी। सो वेटलैंड मे बी डिफाइंड एज द लैंड्स transitional between the terrestrial and the aquatic ecosystems where the water table is usually at or near the surface
वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि यहां पर क्या है, इट इज सैचुरेटेड विद वाटर, राइट। सो यहां पर क्या है, आप डेफिनेशन में क्या दे सकते हैं, वेटलैंड की डेफिनेशन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या आता है, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में तो आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके सैलिएंट फीचर्स बताइए, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस कन्वेंशन। सो ये कन्वेंशन आई कब थी, इट केम इनटू फोर्स इन 1975। ये हुई कब थी, 1971 में। कहां पर हुई थी बच्चे, ईरान। वहां पर बैठ के लोगों ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करा था, वहां पर बैठ के डिसाइड किया था कि हम वेटलैंड को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, द कन्वेंशंस मिशन इज द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शंस। अब मकसद क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था कि हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, वो चाहे नेशनल एफर्ट से हो चाहे वो लोकल एफर्ट से हो, ठीक है जी। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है कि कभी भी पॉलिसी फुली इंप्लीमेंट तब होगी जब वहां के लोकलाइट्स, मतलब वहां की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है। सो लोकल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। व्हाट वी नीड टू एम एट इज अचीविंग अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चे ये एक ट्रांजिशनल जोन है। अगर आप ट्रांजिशनल जोन को नहीं बचाएंगे तो टेरेस्ट्रियल ऑन द अदर हैंड एक्वाटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ट्रांजिशनल एरियाज को भी प्रोटेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि वहां पर अगर आपने एनवायरनमेंट के कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो तो बच्चे आपने पढ़ा होगा एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी एक ट्रांजिशनल जोन जहां पर एग्जिस्ट करता है वहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगी। क्यों, क्योंकि इट इज अ ट्रांजिशन बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वाटिक इकोसिस्टम। दैट मींस यहां पर जो भी स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगे वो दोनों के होंगे, टेरेस्ट्रियल के भी होंगे और एक्वाटिक के भी होंगे, ठीक है जी। सो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एज इफेक्ट। सो इसीलिए हमें जितने भी ट्रांजिशनल जोन्स हैं उनको बचाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी से हम स्पीशीज की कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट क्या आता है, पिलर्स क्या है इसके, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स हैं उनका वाइज यूज कर पाए। Number 2, to designate sustainable wetlands for the list of wetlands of international importance. अब देखिए, रामसर कन्वेंशन में बैठ के एक रामसर लिस्ट बनाई गई थी कि जो भी हमारे वेटलैंड्स दैट आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो हम कंजर्व कर पाए, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए। This is point number 2. And point number 3 is cooperate internationally on trans-boundary wetlands, shared wetland systems and shared species. अब जो भी wetlands दो countries के बीच में exist करते हैं तो वहां पर बच्चे आपको क्या चाहिए, दोनों countries की cooperation. So यहां पर वही बात करी गई है कि जो भी trans-boundary wetlands exist करते हैं उनको भी हम cooperate करके बचा पाए, conserve कर पाए, ठीक है जी। एंड लास्ट इज इंडिया हैज अबाउट 27 रामसर साइट्स व्हिच आर द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब बात समझिए, वेटलैंड साइट्स हमारे इंडिया में और भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है वो कितनी है बच्चे, दैट इज 27, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, ये 27 साइट्स सिर्फ इंडिया की नहीं है, इंडिया में और भी रामसर साइट्स एग्जिस्ट करती हैं, बट 27 साइट्स ऐसी हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी रामसर साइट्स। अब आपका होमवर्क क्या है, हमारे इंडिया में कुछ साइट्स, कुछ न्यू एडिशंस हुई हैं रामसर साइट्स में, यू हैव टू फाइंड दैट आउट, ठीक है जी। आपको याद रखनी है 10 ऐड हुई हैं, टोटल अब कितनी बन चुकी हैं 37, ठीक है। वो जो 10 है वो आपको याद करनी है, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रामसर कन्वेंशन। Again, it was a 4-marker question, so as such आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। Have a look at it. मैं एक बार रब कर दूं, ठीक है जी। So this was all about wetland conventions.
अब आप देखिए इस पे प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चे कि आप वेटलैंड्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इंटरनेशनली और नेशनली लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट दी वेटलैंड्स, दैट इज प्रोवाइडेड इन योर पीडीएफ। ठीक है जी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चे। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से डील करता है एंड इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। सो ये वाला जो एक्ट है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल पिछला लेक्चर याद हो हमने ईपीए किया था, दैट वाज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो हमने पहला लाइन पढ़ी थी कि इट इज कॉम्प्रिहेंसिव क्योंकि ये सारे के सारे पॉल्यूशंस को कवर करता है। ऐसे ही बच्चे जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी होलिस्टिक है। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि जिससे कि हम वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इट इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। सो आपको ज्यादा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे ध्यान नहीं देना है, आपको डायरेक्टली टू द क्वेश्चन जाना है। ठीक है, डिस्कस में क्या है बच्चे, डायरेक्टिव सिंपल है। डिस्कस में क्या है, इट नेसेसिटेट्स अ डिबेट वेयर रीजनिंग इज बैक्ड अप विद एविडेंस। ठीक है, सो आपको एविडेंस के साथ बात करनी है। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट स्पीशीज। सो ये होलिस्टिक है, ये एक वाइडर व्यू देता है टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ठीक है जी। In order to ensure environmental and ecological security। अब देखिए वाइल्ड लाइफ को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी ने हमारा इकोसिस्टम संभाल के रखा है। तो अगर हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नहीं होगी तो हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन सिंपल था बच्चे, इट वाज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो मेन बॉडी में यही आएगा। नंबर 1 क्या है बच्चे, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स। अब देखिए इस एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए गए थे जो एक्चुअली में क्या करेंगे, एज द नेम सजेस्ट्स बच्चे क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है जी। नंबर 2 क्या है, अब इससे जब ये एक्ट बन गया मतलब स्टैट्यूट के तहत है, तो यहां पर क्या है, हमने साइट्स क्या है बच्चे, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अब इस एक्ट के तहत जैसे ही हमने इसको इंप्लीमेंट किया, हम साइट्स का एक मेंबर बन गए। ठीक है जी। नंबर 3 क्या है, द एक्ट प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो भी स्पीशीज एंडेंजर्ड है उनकी हंटिंग पे ये प्रोहिबिशन लगाता है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, बैन लगाता है। ठीक है जी। नंबर 4 क्या है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स एटसेट्रा। जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, नेशनल पार्क्स एग्जिस्ट करते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे जितने भी हमारे पार्क्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी ये कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बच्चे, Its provisions paved the way for the formation of Central Zoo Authority। अब आप देखिए सेंट्रल जू अथॉरिटी जो बनाई गई थी वो भी इस एक्ट के तहत बनाई गई है। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स याद हो, हम कंजर्वेशन 2 तरीकों से करते हैं। एक तरीका है बच्चे इन सिटू और एक तरीका है एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है जहां पर वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करता है वहीं पर उसको प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल wildlife sanctuaries and national parks। On the other hand, ex situ conservation का मतलब होता है जब स्पीशीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, उनके हैबिटेट को चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जूज एंड बोटानिकल गार्डन्स। सो जू जो है वो क्या है बच्चे, इट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो ये एक्ट किससे डील करता है बच्चे, दैट इज दोनों से, इन सिटू कंजर्वेशन भी और एक्स सिटू कंजर्वेशन भी। तो अगर आप ब्रॉड गाइडलाइंस याद रखेंगे तो सेलिएंट फीचर्स याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये जो एक्ट है ये क्या है, होलिस्टिक है। तो यहां पर एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन दोनों ही प्रोटेक्शन के लिए ली हुई हैं।
ठीक है। सो नेशनल पार्क्स भी इसके तहत बने हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी इसके तहत बनी है, ऐसे ही सेंट्रल जू अथॉरिटी भी इस एक्ट के तहत बनी हुई है। ठीक है जी। There are 6 schedules which gave varying degrees of protection to classes of flora and fauna. अब इस एक्ट में 6 schedules दिए हुए हैं, that is written in your PDF, जो schedules हैं, जो पहला और दूसरा schedule है वहां पर endangered species exist करते हैं और उनकी hunting is prohibited। ठीक है। सो यहां पर 6 schedules बनाए गए हैं जिससे कि वेरिंग डिग्री है कि कैसे हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो यहां पर बच्चे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी बनाया गया जो एक्चुअली में क्या करता है, ओवरलुक करता है इन सारी चीजों को और एडवाइस देता है टू द गवर्नमेंट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ठीक है जी। सो याद रखना है NBWL, इसको हेड कौन करता है बच्चे, प्राइम मिनिस्टर। सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। ये करती क्या है बच्चे ऑर्गेनाइजेशन, मेजरली ये क्या करती है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को देखती है और अगर हमें नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की बाउंड्री को बढ़ाना या घटाना है तो डिसीजन सबसे पहले कौन लेगा, दैट इज NBWL। इसके बिना हम कभी भी नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए दिस बॉडी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चे ये सारे इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पता है तो बाकी सारी चीजें याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेजर आपकी एक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे नेशनल एक्ट्स हैं, उनके आपके फीचर्स को आपको याद करना ही पड़ेगा, नो अदर चॉइस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चे, दैट इज द क्वेश्चन सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, डिस्क्राइब द वेरियस पैरामीटर्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब डिस्क्राइब है डायरेक्टिव, सो सिंपल डिस्क्राइब का मतलब क्या है, आपको फुल डिटेल में बताना है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है क्या। तो अगर ये 8 मार्कर क्वेश्चन है तो यहां पर इंट्रोडक्शन में बच्चे आप क्या लिख सकते हो, द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है जी, ब्रॉड गाइडलाइंस देखते हैं बच्चे इसकी। सो डिस्कस में क्या है, यू हैव टू ले आउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है ही क्या, इट इज अ टूल टू एंटिसिपेट द लाइकली एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स that may arise out of the proposed developmental activities। देखिए, जो आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो एक्चुअली में क्या है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन डेवलपमेंट ऑन वन हैंड एंड एनवायरमेंट ऑन द अदर हैंड। सो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या करता है कि अगर आप कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा उसकी असेसमेंट पहले ही करके रख लेना। So that particular report is known as environmental impact assessment। ठीक है जी, सो यहां पर ये बात समझ आई है बच्चे आपको। अब यहां पर मेन बॉडी क्या है कि कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं आपके EIA में। पहला प्रोसेस आता है बच्चे, दैट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है द प्रोजेक्ट प्लान इज स्क्रीन्ड फॉर द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोकेशन एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अब सपोज आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो स्क्रीनिंग में क्या होगा बच्चे, वो इंडस्ट्री देखी जाएगी कि कितना उसकी इन्वेस्टमेंट है, दूसरा कहां पर उसकी लोकेशन है, इज इट क्लोज बाय द एरिया वेयर पीपल आर रिसाइडिंग। अगर लोग वहां पर रिसाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पोल्यूशन होगा दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट द पीपल देयर। ठीक है, सो वहां पर उसकी लोकेशन देखी जाएगी, इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और कौन सी टाइप ऑफ डेवलपमेंट वो इंडस्ट्री कर रहा है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, स्क्रीनिंग करी जाएगी। नंबर 2 क्या है बच्चे, स्कोपिंग। स्कोपिंग का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट के पोटेंशियल इंपैक्ट्स हैं उसको, उसकी स्कोपिंग की जाएगी, उसको देखा जाएगा, उसकी असेसमेंट की जाएगी।
ठीक है जी। एंड नंबर 3 इज कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा। बेसलाइन डेटा क्या है बच्चे? एनवायरमेंटल स्टेटस देखा जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का जहां पर वो इंडस्ट्री लगी है, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 आता है बच्चे इंपैक्ट प्रिडिक्शन। अगर ये इंडस्ट्री सेटअप होती है तो इससे एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, वो आपका 4th होगा। प्रिडिक्शन की जाएगी कि क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 आता है बच्चे मिटिगेशन मेजर्स एंड द EIA रिपोर्ट। अब इन चारों चीजों के बाद आपकी क्या बनेगी बच्चे? एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी कि ये ब्रॉड गाइडलाइंस पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अगर ये इंडस्ट्री सेटअप होती है तो इससे एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है पब्लिक हियरिंग। जब आपकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बन जाती है, रिपोर्ट बन जाती है, उसके बाद क्या होगा? पब्लिक हियरिंग होगी और एनवायरमेंटल ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये इंडस्ट्री सेटअप करना वाजिब है, ठीक है। सो यहां पर क्या है बच्चे? दैट इज दी पब्लिक हियरिंग। सो इसका मतलब क्या बच्चे? कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बच्चे, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगी, सिंपल एज दैट, कि ये इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट इज मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। अब देखिए, अगर डिसीजन हाँ में आया, मतलब डिसीजन डिसाइड करके आपने ये बोल दिया ओके ये इंडस्ट्री अब सेटअप होगी। जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी तो चाहिए कि जो हमने इनको बोला था वो गाइडलाइंस ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहां पर मॉनिटरिंग देखी जाएगी, दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। लास्ट क्या है? असेसमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, डेलिनेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। अब क्या है बच्चे? अगर वो इंडस्ट्री कोई एनवायरमेंट को प्रदूषित कर रही है, दूषित कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहां पर मिटिगेशन मेजर्स उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन को इससे मिटिगेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी दी लास्ट स्टेप। सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न दी प्रोसेसेस कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में क्या क्या स्टेजेस हैं, ठीक है। सो पहली 5 तो बच्चे, पहली 6 आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? स्क्रीनिंग, फिर क्या है? स्कोपिंग, फिर क्या है? कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा, उसके बाद इंपैक्ट प्रिडिक्शन, नेक्स्ट इज रिपोर्ट बनाई जाएगी, रिपोर्ट के बाद पब्लिक हियरिंग होगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में तो बच्चे इतना ही पूछा गया था कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, लेकिन इसके प्रोबेबल क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूं। आपने दोनों ड्राफ्ट्स पढ़ने हैं, ड्राफ्ट 2006 एंड ड्राफ्ट 2020 रूल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, कि EIA रिपोर्ट को हम कैसे और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। दैट विल बी अंडर द हेडिंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ EIA, ठीक है। अगर आप बच्चे ये प्रिपेयर कर लोगे तो EIA एज अ टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो इससे बनता है, ठीक है। सो आपको EIA पता होना चाहिए, उसमें प्रोसेसेस जो हैं वो पता होने चाहिए, स्टेक होल्डर्स पता होने चाहिए, उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, कि इसको और एफिशिएंट वे में हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द EIA रिपोर्ट, राइट। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस। हमने टारगेट लिया है कि हम आपके मेजर पोर्शंस जो भी आपके सिलेबस में गिवन है उसके क्वेश्चंस को हम सारे को डिस्कस करेंगे। कल वाला जो लेक्चर है हमारा वो भी बच्चे कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट पे डील करेगा, एंड द लास्ट लेक्चर जो डील करेगा दैट विल बी हिमाचल स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।